हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और वैसे तो मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरस रही है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर है कि कम होने को ही नहीं आ रहा, बढ़ता जा रहा है। अब FATF रिलेटेड बिल्स हों या फिर हो नवाज शरीफ की वापसी का मामला, देखा जा रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब गुज़श्ता रोज़ विफाकी काबीना के इजलास को ही ले लीजिए। इस इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस बरूए कार लाएगी और मजीद तेजी से इस मामले पर काम करेगी। ज़राए ने बताया कि काबीना ने नवाज शरीफ की गारंटी देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। अदालत से इस्तदा की जाएगी कि शहबाज शरीफ से गारंटी का इतराफ़ करवाया जाए। इसके बाद शहबाज शरीफ की नाअहली की इस्तदा की जाएगी। इस हवाले से विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान को बड़ा दुख है नवाज शरीफ के बाहर जाने पर। उन्होंने कहा कि वैसे तो शहबाज शरीफ को हम कहेंगे और कानूनी ऑप्शंस पर गौर करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जिस बात पर अड़ जाएं वो कर छोड़ते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो बरतानिया से वापसी वाली बात है, ये बड़ी मुश्किल लग रही है, होता हुआ उनको नजर नहीं आता। तो हमने अपने एनालिस्ट के सामने सवाल कुछ यूँ रखा है आज कि क्या समझते हैं नवाज शरीफ का वतन वापस ना आना हुकूमती साख के लिए कितना बड़ा धचका है। रेट करना होगा 1 से 10 तक, 10 बीइंग द हाईएस्ट। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। मुनीब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ले आए हैं वो एफिडेविट्स जो कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने दिए थे जाने से पहले। तो वो कहते हैं कि जी हम कानूनी चाराजोई करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से जवाब मांगेंगे, बेसिकली प्रेशर बिल्ड करेंगे यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब पर। तो क्या लगता है ये काम कर पाएगा वापसी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अरसे बाद आपके जवाब में मेरे लिए, आपके सवाल में मेरे लिए फिर लगता है कि आवाज़ आपने जो आई है मुझे, तो मुझे जो लगता है मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि फयाजुल हसन चौहान साहब कोई नई चीज़ सामने नहीं लेकर आए हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है हर जगह, और कोई उस हल्फनामे के अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं लिखी हुई। जिन्होंने वो हल्फनामा लिखा था वो बड़े काइयाँ लोग हैं। उन्होंने लिखा था जी 4 हफ्ते या जब वो इस काबिल हो जाएंगे कि उनकी तबीयत ठीक होगी तो वो आ जाएंगे, और हम ये इख्तियार देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान थ्रू एम्बेसी हम रिपोर्ट्स भेजेंगे अटेस्ट करवा के, और हुकूमत पाकिस्तान अगर किसी वक्त ये समझे कि उनकी तबीयत ऐसी है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे, तो अपने किसी नुमाइंदगी के ज़रिए वो नवाज शरीफ साहब के फिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब की एक्चुअल हालत जानने के मामले में। सो द ओनली ऑप्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ इज़ वो किसी को भेज सकते हैं टू एक्चुअली चेक कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है। गवर्नमेंट शुड सेंड, बिकॉज वो लिखा हुआ है उसके अंदर। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कि जो आपने बुनियादी सवाल है कि जी साख, देखिए हुकूमत की साख को उसी दिन नुकसान पहुँच गया था जब नवाज शरीफ यहाँ से चले गए थे, क्योंकि अब वो मेरे पास उसके लिए वो पंजाबी में तो लफ्ज़ है, मैं क्योंकि देहाती आदमी हूँ तो पंजाबी में तो लफ्ज़ है, और अगर मैं किसी प्राइवेट महफिल में हूँ तो मैं हसन निसार साहब के ख़ास तौर पे वो गोश गुजार करूँ, वो उसको समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन उर्दू में मेरी उर्दू बड़ी फ़ारग है तो मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। मतलब इनको किसी ने हुकूमत को दाव लगा दिया और नवाज शरीफ साहब की अरेंजमेंट होगी, वो बाहर चले गए। हुकूमत की साख को उस वक्त नुकसान पहुंच चुका है। अब हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैंकली कि वो आए ना आए। इमरान खान साहब की ज़ात को फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बिकॉज उनका नैरेटिव वहाँ पर डिफीट हुआ है। उनका नैरेटिव ये था कि भाई मैं छड़ांगा नहीं, जान नहीं देंगा। वो छड़ना तो दूर की बात है, वो चले गए नवाज शरीफ साहब, जिस भी अरेंजमेंट के तहत गए वो चले गए। अब ये उसके ऊपर पर्दे डालें, ये डालें कि जी हाँ वो नहीं, ऐसे नहीं था, फलाने ने फ्रॉड लगा दिया, हम फलानी प्रोब कर रहे हैं। कुछ प्रोब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर प्रोब करना है तो अपने राइट लेफ्ट पर देखें, थोड़ा सा दूर देख लें, ट्विन सिटीज़ का ताल्लुक देख लें, वहाँ पर अगर गौर करें तो शायद कुछ जवाबात मिल सकते हैं। बाकी कुछ प्रोब करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की क्या मजाल थी कि वो इमरान खान साहब को उनकी अपनी सूबाई काबीना पंजाब की से या वफाकी काबीना से दाव लगाता। ये मामला वहाँ नहीं हुआ, ये मामला कहीं और हुआ है, और जहाँ हुआ है वहाँ पर यकीन माने इमरान खान साहब भी बस दुआई दे सकते हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी साख एक दफ़ा जो ख़राब होनी थी छोटी मोटी वो हो गई। बाकी नवाज शरीफ साहब इस वक्त आए या ना आए, डजंट मैटर। नंबर देंगे या नहीं? देखिए, नंबर देने वाला काम मैं तो कभी खुद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सका बहुत से मामलात में, तो मैंने क्या नंबर देने हैं। तो मेरी तरफ से तो नंबर अब आपने अपनी मर्जी से दे दें। मैं अब आपको जो मेरा बयान, जो मेरा जो जवाब है, अच्छा लगे या बुरा, उस हिसाब से आप खुद ही नंबर लगा लें उसमें। टीचर की मजबूरी होती है ना
बच्चे ने पेपर किया है, उसके बाद उसको मार्किंग तो करनी है, अच्छा लगे या ना लगे। अच्छा, आप मुझे इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं ना, on a scale of 1 to 10 आपको क्या मतलब 10 being the highest and first 1 being the lowest, ऐसे है? बिल्कुल ऐसे है, 10 being the highest। नहीं, फिर तो साख को कितना नुकसान पहुंचा है? साख को क्या 5 नंबर दे दें, ठीक है, वो उस वक्त पहुंचा था, बाकी तो गवर्नमेंट की साख इधर ना उधर। हाँ ना इधर, ठीक है जी, 5 नंबर लिख लें मुनीफ फारूक साहब के। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं तो शेख रशीद साहब कहते हैं इमरान खान साहब को बड़ा दुख है नवाज शरीफ के बाहर जाने का, लेकिन वो उनको लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर वापस ला सकेंगे ये लोग बाहर से। देखिए, अगर नंबरिंग इस चीज़ पर है कि इमरान खान की साख को कितना नुकसान पहुंचा है तो मैं 2 नंबर दूंगा, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि उनकी साख को कोई खास नुकसान पहुंचा है। सियासत में ये चीज़ें होती रहती हैं, अभी कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हो रही हैं जो उनकी साख को कोई नुकसान पहुंचे सियासत में। और एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब चले गए, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल साख को ज़रूर नुकसान पहुंच सकता है अगर वो वापस नहीं आते, और ये उनको सोचना है। मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंटरेस्टेड भी है उनको लाने में, इसलिए कि उनकी प्रेजेंस उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। लंदन चले गए हैं, इलाज कराए नहीं चलाए, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड होता है। ये जो काबीना वाबीना के इजलास हो रहे हैं, इससे मुझे लगता है ये 1 सितंबर को जो हेयरिंग होने जा रही है उससे पहले ये कुछ चीज़ें ये इस तरह की करेंगे ताकि अदालत में हो सकता है ये सवाल उठे, नवाज शरीफ के लॉयर से भी उठे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं इस वक्त। तो मेरा ख्याल है साख को तो नहीं, अब पॉलिटिक्स में जो है आप कह लें कि सेटबैक हुआ है, इमरान खान को ज़ाती तौर पे सेटबैक हुआ है, लेकिन अगर पॉलिटिकली स्पीकिंग तो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की सियासत को ज़्यादा सेटबैक हुआ है। अब 8 महीने से नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं हैं, 8 महीने से एक सस्पेंस है मुस्लिम लीग नून क्या सियासत कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एक नैरेटिव आता है, फिर दूसरा नैरेटिव आता है। तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स में ज़रूर ये चीज़ें हलचल मची हुई है कि अभी पिछले चंद दिनों में 1-1.5 हफ्ते में नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन करने शुरू किए हैं, बिलावल भुट्टो को भी किया, शहबाज शरीफ को भी किया, मौलाना फजल रहमान को भी किया। तो वो पॉलिटिकल एक जो है हीट जिसको हम कहें वो जनरेट ज़रूर हुई है, लेकिन अपोजिशन जिस तरह अपोजिशन का हाल है, बल्कि जिस तरह अपोजिशन बदहाल है, उससे एक हुक्मरान जमात को या वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिटिकल साख को क्या नुकसान पहुंच सकता है। मुझे तो नहीं लगता उनकी सियासी साख को कोई नुकसान पहुंचा है। ठीक है, 2 दे रहे हैं जी, मज़हर अब्बास साहब ने 2 नंबर दिए। हसन निसार साहब। अलीना, आप बड़े बड़े लफ्ज़ लेके आ जाते हो। देखो, दुख, धोखा और धक्केशाही जिसे कहते हैं, ये इस पूरे निज़ाम का असली फ्यूल है। ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये पूरे का पूरा निज़ाम धक्के, धोखे और दुख के सतूनों पे खड़ा है, और आपने इसमें साख डाल दी है। मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क में किसकी साख है, इंक्लूडिंग द कंट्री इटसेल्फ? किसकी साख है जो आप हुकूमत की साख ढूंढ रहे हो? और एक बात और है, बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे माशरे जो है ना, ऐसे माशरों का इशू नहीं होती साख। साख क्या है, किसकी थी? बाबाए कौम के बाद कोई 1-1.5 कोई बंदा होगा, उसके बाद किसकी साख है? यहाँ किस हुकूमत की साख थी जो इस हुकूमत की अब साख ढूंढ रही है? ये तो मेरा आपका इशू नहीं है। साख तो, क्रेडिबिलिटी तो और तरह के लोगों का मसला होता है। ये माशरा उससे बहुत आगे जा चुका है। इसलिए मुझे तो सवाल, सच्ची बात है, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बस जी। ठीक है मेहमद, अभी मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि उनको नहीं लगता कि हुकूमत वाकई में इंटरेस्टेड भी है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। तो क्या ये हुकूमत जो कर रही है सब कुछ एक्सरसाइज, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि शायद जो एहतसाब का बयानिया था उसको नुकसान पहुंचा है नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से?
جی رینا، آپ کی بات جو آپ نے ایکچولی یہ پوائنٹ ریز کی بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ساکھ تو پتہ نہیں کیسے متاثر ہوتی ہے اس چیز سے، کیونکہ ساکھ کے لیے تو بہت اور چیزیں پرفارمنس ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا کریڈیبلٹی ریلیٹڈ ہوتی ہے. میاں صاحب کا باہر جانا اگر ان کی ساکھ کے لیے کیا ہے، لیکن ان کے بیانیے کے لیے ضرور وہ ڈیمیجنگ تھا. لیکن جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بہت دکھ ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے تو خود کہا تھا کہ انہوں نے رحم دلی کی بنیاد پر ان کو جانے دیا. تو پھر اب دکھ جو ہے وہ شاید یہی ہے کہ کیونکہ بیانیے کو، ان کے جو احتساب کا بیانیے کہ ہم کسی کو کہیں نہیں جانے دیں گے اور ہم ان کو سزا دیں گے، میرے خیال میں اس بیانیے کو ضرور، یا اس بیانیے کی ساکھ کو ضرور نقصان ہوا تھا، شروع میں ہوا تھا. لیکن تب بھی جب وہ گئے تھے میاں صاحب تو کسی نے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ فوراً واپس آ جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج کے اندر ایک ٹائم بھی لگتا ہے. تو اب جو ہے اس چیز کو اگر ایک ایشو بنایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں وہ احتساب کے بیانیے کو حکومت واپس اس جگہ پہ لانا چاہتی ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا، یا جو ایون ان کے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہتے تھے اور پھر الیکشن کے بعد بھی آ کر جب پاور میں بھی آگے. تو میرے خیال میں اگر کوشچن یا تو یہ ہوتا کہ ان کے احتساب کے بیانیے کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے تو ضرور اس کے اندر میں ضرور ریٹ کرتی، لیکن حکومت کی ساکھ کو جہاں تک نقصان کی بات ہے تو میرے خیال میں وہی منیب والی بات ہے کہ نائدر ہے نو دیر، حکومت کی ساکھ کا حصے اس طریقے سے تو کوئی نہیں. تو میں 5 دے دیں اگر دینے ہیں تو مطلب وہ بات تو وہی ہے کہ حکومت کو تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے، بلکہ ایکچولی ان کو ان دا لانگ رن شاید وہ ایک طرف تو یہی بات کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، غلطی ہوگی. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایون اپنے بنائے گئے پورے کے پورے بورڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان تھا رہے. تو ہاں اس چیز سے ضرور نقصان، اگر تو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ حکومت کی ساکھ کے، کیونکہ بورڈ تو ان کا اپنا حکومت کا بورڈ تھا، میڈیکل بورڈ، تو پھر اگر اس سے ساکھ کا نقصان ہے تو پھر وہ تو ایک ان فائٹنگ یا جو بھی کوئی ایشوز ہیں وہ تو ہمیں حکومت کو خود ریزالو کرنے چاہیے جہاں تک وہ آپس میں کر سکتے ہیں. اس کا ہمارے سے تو کوئی نہیں ہوتا، حکومت اپنی انویسٹیگیشن کرے. اگر انہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یا کوئی اور میڈیکل بورڈ میں غالباً ڈاکٹر فیصل بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو اگر انہوں نے کوئی غلط بیانی کی تھی اور حکومت جو ہے اب وہ اس چیز کو مان نہیں رہی اور ان کو افسوس ہے اس چیز کا یا اس چیز کا دکھ ہے تو پھر اس پہ ہو سکتا ہے. بٹ ادروائز آئی تھنک کہ صرف بیانیے کو ضرور نقصان ہوا تھا، ان کے سپورٹرز کے سامنے ضرور نقصان ہوا تھا. ادروائز تو میں ساکھ کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہتی، زیادہ نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے جی. بھٹی صاحب آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، بنیادی سوال کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب گئے اس کے بعد بھی کچھ بیان آئے لیکن خاموشی تھی ان کی واپسی سے متعلق، ایک دو وزراء کے علاوہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا. اب ایک دم سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جب باور کروایا یا ریمارکس دیے، شور ولولہ مچ گئے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں ذرا. دیکھیے میڈم شیخ، لفظ ساکھ یہ معاشرہ ہم سب کریڈیبلٹی یہ حسن نثار صاحب سے 100% متفق. یہاں ساکھ ایشو نہیں ہے، بالکل بھی ایشو نہیں ہے، نہ ہم ساکھ پر توجہ دیتے ہیں. آپ نے کچھ ٹی وی ڈرامے دیکھے ہوں گے، آج کل کے جو ٹی وی ڈرامے ہیں ان کے جب اشتہار چھپتے ہیں یا ٹی وی پر اشتہار چلتے ہیں تو وہ پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کیا طوبہ سہ پائے گی سسرال کے وار، اکبر کیوں چھوڑ گیا طوبہ کو بیچ منجھدار، اگلی قسط میں مر جاؤں گی ہو جائیے تیار. یہ اس اشتہار کے اس طرح کے اشتہار چلتے ہیں. اچھا اب اسی طرح کا ہمارا یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اس کا کیا کرپٹ ہو جائیں گے قتل، یا پھر سے دیکھنا ہوگا ارطغرل، کیا اس بار مولانا چلائیں گے طریق، کیا 5000 بندے مارنے سے حالات ہو جائیں گے ٹھیک، کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے شہباز شریف، کیا ہوگی مریم کے بولنے کی تاریخ، کب آئیں گے میرے محبوب قائد نواز شریف. کیا اور ایک چونکہ کل آپ نے پانی میں پروگرام کیا ہے تو کیا کراچی والوں کی قسمت میں ہی ہے ہر گھاؤ، کیا کراچی والوں کے ہر گھر میں ہوگی اب ناؤ مین کشتی. کیا میڈم شیخ مذاق ہے، خدا کی قسم کیا مذاق ہے. میرے محبوب قائد کا وقت آنا یا نہ آنا، وطن آنا یا نہ آنا، یہ دھچکا تو بعد کی بات ہے. اصل دھچکا یہ ہے کہ وہ اس پورے نظام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کا جانا. کیا مذاق ہے. عدالت کہہ رہی ہے حکومت نے انہیں بھجوایا ہے، میاں صاحب کی ضمانت غیر مؤثر،
وہ اشتہاری، وہ عدالت سے پوچھ کر نہیں گئے، انہوں نے عدالت میں سرنڈر نہیں کیا۔ وفاقی کابینہ نے کل کہا ہے نواز شریف کا نام ہائی کورٹ نے نکالا ہے۔ کیا مذاق ہے! یہ وہی وفاقی کابینہ ہے جس میں فواد چودھری، علی زیدی، فیصل واڈا، زلفی بخاری کے علاوہ سب کو رحم آ گیا تھا، سب نے کہا جانے دیں۔ اور یہی شیخ رشید جو آج ہمیں دکھ کا بتا رہے ہیں کہ دکھ ہے وزیر اعظم کو، یہ اس دن پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے جانے دیں، جلدی جانے دیں، ایک اور بھٹو نہ اپنے لیے پیدا کریں، ان کو کچھ ہو گیا تو ایک اور بھٹو بن جائے گا۔ یہ تھے شیخ رشید صاحب کے ویوز، اس کے علاوہ بھی تھے۔ اچھا، کیا خدا کی قسم مذاق ہے میڈم شیخ؟ ساکھ کی بات کرتے ہیں، ساکھ شہباز شریف خود ضمانت پر ہیں، خود ضمانت پر تھے اور انہوں نے ضمانت دی اپنے بھائی کی۔ یعنی کبھی ایسا ہوا ہے؟ 7 ارب کی بات تھی، 50 روپے کے مچلکے پہ نکل گئے نواز شریف صاحب۔ یعنی یہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اب آپ کیا مذاق ہے؟ وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، تمام ڈاکٹر، سارے مقدمے، ٹاٹا بائی بائی، ٹاٹا بائی بائی۔ یعنی یہ اب کیا باتیں کرتے ہیں؟ 3 مواقع میڈیکل رپورٹ کے دیے سامنے پیش ہونے سے ادھر وہ فرما رہے ہیں اوہ ہم نے تو 8 میڈیکل رپورٹیں بھجوائی ہیں۔ او خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو کہ اب میں گاؤں میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا، گھر جا کے شکایت لاواں گی۔ کس سے شکایت لگاؤں؟ کس سے شکایت لگاؤں کہ میں جو چھتر کھا رہا ہوں اور وہ ایون فیلڈ کے ارد گرد گھمریاں ڈال رہا ہے، لڈیاں ڈال رہا ہے ایون فیلڈ کے ارد گرد، دھڑا دھڑ، کبھی حسن کے باغیچے میں، کبھی واک پہ، کبھی فٹ پاتھ پہ۔ یار خدا کا خوف۔ اچھا آخری بات میڈم شیخ، احسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے نواز شریف دھوکہ دہی سے گئے تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ فرض کر لیں وہ دھوکہ دہی سے گئے تو احسن اقبال صاحب سے پوچھنا ہے دھوکہ دینے والا مجرم ہوتا ہے کہ دھوکہ کھانے والا؟ یہ مجھے بتا دیں احسن اقبال صاحب۔ اور اس میاں محمد نواز شریف کی اگر ساکھ کو کچھ نہیں ہوا تو حکومت کی ساکھ کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ مریم نواز کی ساکھ کو کچھ نہیں ہوا تو حکومت کی ساکھ کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ ووٹ کو عزت دو کی ساکھ کو کچھ نہیں ہوا تو حکومت کی ساکھ کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ انقلاب مزاحمت کی ساکھ کو کچھ نہیں ہوا تو حکومت کی ساکھ کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس مردود بیانیے کی ساکھ کو کچھ نہیں ہوا تو حکومت کی ساکھ کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ مسلم لیگ اگر زندہ ہے تو حکومت بھی زندہ ہے۔ نواز شریف اگر سارے معاملات سنبھال کر ساری اپوزیشن کو اس نے آگے لگایا ہو تو حکومت بھی آگے لگائے۔ خدا کا خوف کریں۔ حکومت کی ساکھ کو آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا اس منڈیلا صاحب کی ساکھ کو کوئی نقصان ہوا ہے جو دھوکہ دے کے گیا، جو تشویشناک ڈاکٹر بیمار تھا، جو 12 بیماریوں کا مریض تھا، جو 17 دوائیاں کھاتا تھا، اس کو اگر کچھ نہیں ہوا تو مجھے آپ کو یا اس بیچاری حکومت کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو مظلوم ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرو کہ اس کو کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب یہ ابھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے دھوکہ دے کے۔ یہ جو آپ احسن اقبال صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں نا، انہوں نے الٹا حکومت کے بیان کو ہی کہا ہے۔ یہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی ہمیں دھوکہ ہو گیا تو وہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے اس میں سے بھی بات نکال لی۔ ابھی تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک میں تو آپ کو واضح کر رہی ہوں۔ میں تو خیر قائد ابھی تک آپ کو بات سمجھ، ابھی تک آپ واضح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس کراچی کے پانی میں کہ یہ 3 دفعہ کا ہمارا وزیر اعظم تھا۔ آپ واضح کر رہی ہیں مجھ پہ بہت کچھ واضح ہو چکا ہے، پلیز اور واضح نہ کریں۔ اس لفظ واضح کی تو ساکھ رہنے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نمبر دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ سوال ہی رد کر چکے ہیں، اس لیے بالکل نہیں دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، بھٹی صاحب کوئی نمبر نہیں دینا چاہتے، حسن نثار صاحب نے بھی کوئی نمبر نہیں دیے، محمل اور منیب صاحب نے 5 نمبر دیے اور مظہر عباس صاحب نے 2 نمبر دیے اور کہتے ہیں جتنا حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچے اس سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اس سے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے۔ کچھ ایف اے ٹی ایف کے بل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ گزشتہ روز سینٹ میں اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق 2 بلز ہیں، 2 اہم بلز، اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے اور اسلام آباد وقف املاک بل ہے، جس کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کے اس عمل پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا، بلکہ ٹویٹ کی ایک سیریز کی
जिसमें उन्होंने कहा कि एहतसाब का फंदा सख्त होने के बाद अपोजिशन ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है। दूसरी जानिब अपोजिशन का मौक़िफ़ बयान करते हुए शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि बिल इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार देता है, मतलब मैजिस्ट्रेट से पूछना नहीं होगा गिरफ्तारी से पहले। उन्होंने कहा कि ना तो ये FATF की ज़रूरत थी, ना ही कोई सिस्टम इस ड्रैकोनियन एजेंडा की हिमायत करता है। शहजाद अकबर साहब ने इसी ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई तब्दीली नहीं है, किसी जुर्म को काबिल गिरफ्त बनाना ड्रैकोनियन नहीं होता, बहुत से जराइम ऐसे हैं जो कि काबिल गिरफ्त हैं। FATF हर मरी तौर पर मौजूद है और आपको मालूम है, ये भी शहजाद अकबर साहब ने कहा, बल्कि उन्होंने न सिर्फ आपको कहा बल्कि कहा दोनों जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को मालूम है इन तमाम शराइत का, रिक्वायरमेंट्स का जो कि FATF ने की है। इसके बाद उन्होंने कुछ यूँ कहा कि जी आप लोगों ने मुखालफत इसलिए की है इस बिल की क्योंकि आपको NRO नहीं मिला। तो हमने एनालिस्ट से अपने ये पूछना है आज कि किसका बयान उनको ज़्यादा दुरुस्त लगता है, जो अपोजिशन ने बिल मुस्तरद किए हैं और मौक़िफ़ अपनाया है, या फिर शहजाद अकबर साहब और वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं, हुकूमत या अपोजिशन की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं एक सवाल में। इसमें अब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी, शेरी रहमान और अपोजिशन का कहना है कि पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात देना ज़ालिमाना इक़दाम है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि एहतसाब का फंदा सख्त हुआ तो अपोजिशन ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। सेनेट में FATF बिल नाकाम बनाकर साबित किया कि इनके मफादात मुल्क से मुतसादम हैं। अब जो ये शहजाद अकबर साहब के बयान फरमूदात पे आने से पहले, अब ये बात तो 100% ठीक है कि हमारी सियासत कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चलती आई है। नवाज शरीफ साहब ने अचानक पार्टी मामलात क्यों संभाल लिए, बिलावल भुट्टो साहब को 1 फ़ोन और मौलाना साहब को 2 फ़ोन क्यों किए, और क्यों कहा कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं होगा। क्या मेरी महंगाई, मेरी बेरोज़गारी और मेरी गुर्बत से उन पर उनको कोई तरस आ गया था? क्या शरअ तरक्की पर उनको तरस आ गया था? नहीं। अच्छा, नैब केसेस भी एक हकीकत है, सबकी जान शिकंजे में है। अपोजिशन किस तरह एहतसाब का नैब चाहती है, एहतसाब चाहती है या अपना एहतसाब चाहती है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये कह दिया कि नैब होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा, मगर पाकिस्तान को खतरा है। मतलब ये खुद को पाकिस्तान समझते हैं। ये इनकी और इनकी मुजव्जा 34 तरमीम देख लें, ठंड पड़ जाएगी। अपोजिशन आकाओं के माल बचाओ, आल बचाओ, खाल बचाओ, ये मुहिम है। और इसी वजह से, यही वजह है कि अभी तक सदारती इंतखाब हो, चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद हो, मौलाना लांग मार्च धरना हो, कोई कहाँ किसी जगह पर भी मरी मुक्की अपोजिशन जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन मैडम शेख, जो शहजाद अकबर साहब ने ताज़ा फरमान जारी किया है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी जुल्म नहीं, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। मतलब उनका क्या कहना चाहते हैं कि एक सुबह कोई बंदा आए और शहजाद अकबर साहब को घर से गिरफ्तार कर ले तो ये हक का बोलबाला होगा, ये इंसाफ होगा, ये मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक होगा। आज शहजाद अकबर साहब, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज अपोजिशन जो नैब के बारे में रोध हो रही है, इसके पास 5 साल थे, नहीं किया ना, तो आज फंसे हुए हैं। ये अगर बिल, अगर इस तरह का ही कोई बिल है कि जिसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी होती है, तो ये कल वक्त जब बदलेगा तो किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। लिहाजा वही कुछ करें जो कल आकर आप भुगत सकें। दूसरी बात यह है कि ये शहजाद अकबर का, अगर तो आपका ये बयान है कि शेरी रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी वर्सेस शहजाद अकबर, तो शेरी रहमान और अपोजिशन ठीक कह रही है। और अगर आपका बयान है कि वज़ीर आज़म भी उसमें शामिल करें, तो फिर बात कंफ्यूज हो जाती है, फिर अजीब सा गढ़संबा साहब बना देता है, फिर इस सवाल की साख भी नहीं रहती। लिहाजा जब सवाल की साख ही ना हो तो उस पर हम क्या गुफ्तगू करें। एक मिनट भट्टी साहब, वजीर आजम और शहजाद अकबर साहब तकरीबन एक ही बात कह रहे हैं। नहीं, वजीर आजम ने यह नहीं कहा कि बगैर वारंट के गिरफ्तारी जायज़ है।
ये मोहतरम शहजाद अकबर वजीर आजम ने कहा, अगर वजीर आजम ने ये कहा है, अगर वजीर आजम ने कहा है तो फिर अपोजिशन ठीक है। वजीर आजम ने कहा है कि बिल्स को जो अपोजिशन ने मुस्तरद किया है, पास नहीं होने दिया, ये जो उन्होंने आगे मकासद बयान किए हैं उसके लिए, तो इन टर्न मतलब वो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं ना कि जी बिल्स के पीछे। नहीं मैडम शेख, वो तो बिल्स में और क्या है? बिल्स में तो यही है ना, अमेंडमेंट में तो यही है। फैटफ की वो बात कर रहे हैं फैटफ की, मुल्की मफादात की और इनके इत्साफ की। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये 15 दिन गिरफ्तारी और ये है तो अपोजिशन ठीक कह रही है। भट्टी साहब तो फैटफ की ग्रे लिस्ट में से इसी तरह निकल रहे हैं ना कि अमेंडमेंट्स होंगे, कानून पास होगा। खैर भट्टी साहब, मुनीफ फारूक साहब, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ इसलिए क्योंकि जो वक्फ बिल वाली कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें तो सारे मेंबरान में से ज़्यादा अक्सरियत तो अपोजिशन के मेंबरान की थी, 2 बंदे थे जो हुकूमती नुमाइंदे थे। तो उस वक्त स्क्रूटिनी क्यों नहीं की गई, चेक क्यों नहीं किया गया, इतराज़ात क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि अभी तक वक्फ के बिल के ऊपर अपोजिशन के कोई इतराज़ात खुल के सामने नहीं आए हैं। देखिए, इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इतने मिक्स सिग्नल्स आते हैं अपोजिशन की तरफ से भी। अभी पहले नेशनल असेंबली के अंदर जो हुआ उसमें कहा जाता है कि ये हुकूमत ने बेसिकली 2 नंबरी की, जो दिखाया वो कुछ और था लेकिन जो टेबल किया वो कुछ और था। और फिर बाद में जब वो ओरिजिनल फॉर्म में आया और उसके ऊपर कोई वो 2 नंबरी नहीं थी तो वो फिर पास हो गया, ठीक है। सेनेट के अंदर अब उनको एतराज़ात हैं। अब इशू यहाँ पर सिर्फ इतना है, देखिए, अगर कानूनी तौर पर बहसीत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के मैं ये कहता हूँ कि कानूनी तौर पर बात शहजाद अकबर साहब की भी गलत नहीं है कि महज किसी को इख्तियार देने से कोई कानून ड्रैकोनियन नहीं हो जाता, उसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, प्रैक्टिस में जब मामलात आते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं और ये बहुत से और कवानीन के बारे में होता है। मिसाल आपको दे देता हूँ नैब के कानून के हवाले से। लेकिन ये बात, इतनी बात शहरी रहमान साहिबा की भी ठीक है कि आप ये बता दें कि जो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस कानून के अंदर ये कंडीशन कि जी वारंट के बगैर गिरफ्तारी होगी और कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फॉर दैट मैटर FIA है, पुलिस है, गिरफ्तार करते हैं, तो क्या ये FATF की रिक्वायरमेंट है? यही बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने नेशनल असेंबली में जब मामला ख़राब हुआ था तो उस वक्त भी कही थी। तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि उन्होंने ये तो नहीं करना ना कि अच्छा जी ना दें, आप ना पब्लिक करें। जो हाउस है उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, चले कमेटी स्टेज के ऊपर, उनको पब्लिक कर दें जी कि हमें FATF ने ये कहा है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, वी हैव टू फुलफिल देम। इशू ये है कि जब नेशनल असेंबली में हुआ था वहाँ पर शायद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं, मैं वो कोट कर रहा हूँ कि हमने हमाद अजहर साहब से पूछा कि भाई ये अगर ये रिक्वायरमेंट है तो दिखा दें, FATF ने कहा ये कहा ये रिक्वायरमेंट है, तो उनका जवाब कोई नहीं था, खामोश थे वो, या उन्होंने जवाब इसका नहीं दिया। अब यही बात सेनेट के अंदर भी है, बता देना चाहिए कम से कम कमेटी स्टेज पर। और कितना बड़ा हाउस है, 100 लोग हैं, चले आप बता दें कि यार ये रिक्वायरमेंट है, इन कैमरा रखें इसे या इसको क्लासिफाइड रखें डॉक्यूमेंट को, ना किसी को शेयर करें, लेकिन दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, वी हैव टू फुलफिल दिस। मसला हल हो जाएगा। बता दें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अभी हमें क्या पता जी, हुकूमत कहती है नहीं ये बड़े जनाब 2 नंबर हैं और इन्होंने अपने आप को बचाना था और NRO+ लेना था और इसलिए ये 2 नंबरी कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी हुकूमत 2 नंबरी कर रही है, ये बेसिकली ऐसा कानून पास कराना चाहते हैं जिसे सियासी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। सो वी कांट रियली टेल कि कौन सही है कौन दुरुस्त है अनलेस वी नो द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द FATF कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है जी, हसन निसार साहब। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि मुनीब साहब का जवाब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। उसमें ऐड करके मैं झांकी मारूंगा, टाइम ज़ाया करूंगा आपका और व्यूअर्स का। आई टोटली एग्री, मेरी तसल्ली हो गई है, उसी को मेरा जवाब समझे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजहर अब्बास साहब। देखिए, हम भी यहाँ तक इसकी ये वाली बात है, कल जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे अंदाज में प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी। और जब बाबर रहमान साहब ने ये बिल मूव किया था तो उस वक्त जो माहौल था, क्योंकि टेलीविज़न पे मैं देख रहा था तो ख़ासा बेहतर माहौल था। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने खड़े होके एक पॉइंट रेज़ किया कि जी हम सब ने इन चीज़ों पर इत्तेफाक किया है, लेकिन एक तरफ हम इत्तेफाक करते हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ वज़रा जो है
وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ جی کون کس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے وہ گئے، تو اس سے ایک ماحول خراب ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیان کی وضاحت کر دیں یا وہ بیان واپس لے لیں۔ اس پہ پھر شہزاد وسیم صاحب جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے بیان پہ اسٹینڈ کرتا ہوں۔ بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی کہ جی میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ہمیں سول سرچنگ کرنی چاہیے۔ اب سول سرچنگ پہ چلے گئے تو شہزاد وسیم صاحب بڑے مسئلہ ہو جائے گا ایف اے ٹی ایف والے مسئلے پہ کہ ہم وہاں کیوں پہنچے، یہاں تک کیوں پہنچے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو اس کا کانٹینٹ ہے، جس کی ابھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس ملک میں لوگ زیادہ تر بغیر وارنٹ کے اریسٹ ہوتے ہیں اور کئی مہینوں غائب رہتے ہیں۔ میں تو آپ کو ایسی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ 2 سال لوگ غائب رہے اور ان پہ کوئی وارنٹ نہیں تھا، صرف ایک شک کی بنیاد پہ اٹھائے جاتے ہیں لوگ اور پھر رکھ دیے جاتے ہیں کہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ جب آپ ایسا کوئی قانون بنا لیں گے اگر کہ جس میں وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کو آپ لیگل کر لیں گے، تو یہ یقین جانیے کہ اس ملک میں جب قوانین بنتے ہیں اور ان کا جس طرح استعمال ہوتا ہے بروٹل انداز میں، تو یہ چیز کہیں نہیں رکے گی، کیونکہ ہر کنڈیشنز آپ کو ماننی پڑ رہی ہے۔ آپ کسی جگہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو آرگومنٹس ہیں وہ اسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ یہ کہیں آپ بتائیں کہ کسی اسٹیج پہ ہم نے اس چیز کو کانٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہم سے غلط کنڈیشنز منوائی جا رہی ہیں، ہم سے ہر کسی کو۔ اب ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی آپ نے کی ہے، آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے کارروائی کی ہے، لیکن جو مسلسل آپ کو کنڈیشنز ماننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کیا وہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ آپ ہر کسی کا، آپ تو اپنے قوانین کو اس طرح ڈریکونین بنا دیں گے کہ آپ اتنے زیادہ آپ وہ کریں گے کہ ہر مرتبہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ جی فلاں چیز کو بھی آپ چینج کریں۔ تو آپ کے یہاں تو سول لبرٹیز ختم ہو جائیں گی، آپ کے یہاں ہیومن رائٹس ختم ہو جائیں گی، آپ کے یہاں فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جائیں گی۔ اور میرا خیال ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی اور پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ان کنڈیشنز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر واقعی یہ کنڈیشن پیٹف سے آ رہی ہیں تو یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے۔ ان کنڈیشنز کو ہم مانتے چلے جا رہے ہیں کہ جی آپ کہیں بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں۔ ہم اپنے پولیٹیکل بلیم گیم سے باہر ہی نہیں آ پا رہے کہ جی اگر بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اپوزیشن ذمہ دار ہوگی، تو آپ گرے لسٹ میں کس کی وجہ سے گئے ہیں؟ گرے لسٹ میں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے ریز کیا مظہر عباس صاحب، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم کل یا پرسوں اس کے اوپر ایک تھرو نشست رکھیں، اور بلکہ بابر ستار صاحب، منیب صاحب، ریما کو ان کی اسپیشلٹی ہے بٹھائیں اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ کریں کھل کے کہ پاکستان کی بارگیننگ پوزیشن کیا ہے ان قوانین سے متعلق۔ یہ بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں ڈیبیٹ کو۔ ہم تو کوسچنز ایسے پلیس کرتے ہیں، آپ کی اصل میں ہم آج کل سیاسی تجزیے نہیں کر رہے، ہم سیاسی تبصرے کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے، ہم اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا، میرا خیال ہے ہمیں اپنے کوسچنز کو پلیس بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی ویلڈ۔ ہاں، اگر ہم ایکسپرٹ پینل کو اس کے اوپر بٹھائیں گے جن کی نیش ہے، اور اس کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ کیا پاکستان اس سے متعلق بارگیننگ پوزیشن میں ہے، نہیں ہے، کیا گنجائش ہے۔ محمل، ابھی آپ کا کامنٹ میں جاننا چاہوں گی۔ رضا ربانی صاحب نے آج سینٹ میں کہا ہے کہ جی شاید وزیر اعظم صاحب نے خود نہیں پڑھا، اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ شرائط ہیں اور گرفتاری سے متعلق یہ کہا گیا ہے، امینڈمنٹس کی گئی ہیں، تو وہ خود بھی اس کی اجازت نہ دیتے۔ جی دیکھیے، اس کے اندر الینا بات تو یہ ہے کہ بات آ جاتی ہے ہیومن رائٹس کی بھی اور فیئر ٹرائل کے پرنسپل کی بھی، اس کے اندر بات ہو جاتی ہے۔
जो ये होते हैं ना बगैर गिरफ्तारी, बगैर वारंट के जो गिरफ्तारी होती है वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उन्हें कहते हैं। वो मर्डर होता है, टेररिज्म होता है, गालिबन किडनैपिंग और रेप वगैरह भी मेरे ख्याल में उसके अंदर आते हैं। तो अगर तो ये जी बहुत बहुत जो सीरियस जराइम होते हैं उनके ऊपर ये चीज लागू होती है। तो अगर फर्ज करें अगर इस तरह की चीज कर दी तो इसके अंदर तो इस तरह की भी चीज थी कि अगर कोई कंपनी है जिसके अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके सारे डायरेक्टर्स को, उसके एम्प्लॉइज और मतलब इस तरह के काफी वसी है बेसिकली जो इसके अंदर, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुनीब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर तो इन चीजों को सिर्फ देखते हुए देखें तो फिर तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन ठीक है। अगर शहजाद अकबर साहब ये कहना चाह रहे हैं, जो कि उन्होंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया, कि वाकई FATF की डिमांड्स हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को भी बगैर वारंट की गिरफ्तारी कर ले, तो फिर मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, ऑपोजिशन जमातों को वो कॉन्फिडेंस मिले और उन्हें बताएं कि ये चीज़ें FATF ने हमसे डिमांड की हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे अभी तक मालूमात हैं और जो बाकी भी सब कहते हैं कि अभी तक उस तरीके से प्रॉपर उनकी डिमांड नहीं, सिर्फ ये बिल्स लाए गए, डिमांड नहीं उस तरह से शेयर की गई। अगर वो कर दें वो डिटेल में, जिस तरह मजहर साहब ने भी कहा, मुनीब ने भी यही बात की, अगर उस तरह की कोई चीज़ है तो फिर वो सामने लिए हैं, उसको उनसे डिस्कस कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि सॉरी मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन जो कल शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट की शहरी रहमान साहब के ट्वीट के जवाब, साहिबा के ट्वीट के जवाब में, उसमें नीचे ये भी उन्होंने लिखा कि आप दोनों जमातों से शेयर किए हैं हमने डिटेल्स और आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी FATF की वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं। तो इससे तो तासुर यही जाता है कि शायद पता है ऑपोजिशन को। अच्छा, लेकिन ये अभी तक ऑपोजिशन तो यही कह रही है कि ये वाली चीजें उन डिमांड्स में नहीं है। अगर इसके बारे में कोई डिमांड है, खैर मैं नहीं, ये तो बेहतर ज्यादा गव हुकूमत और ऑपोजिशन ही जानती होगी कि क्या चीज है। अगर तो वाज़ेह होना चाहिए। जी वाजे तो करे ना इस चीज को, दोनों जमातें कह रही है, दोनों जो है हुकूमत और ऑपोजिशन इस चीज को वाजे तो करे। क्या वाकई FATF की डिमांड है कि मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की जो है उनको भी इतनी सख्त ऑफेंस बना दिया जाए? अगर है तो फिर तो ठीक है, वो तो फिर वो बात सही है। अगर करना है, उनकी डिमांड है और उसके ऊपर आप कितना आगे जा सकते हैं, ये हुकूमत जो है, ये स्टेट को डिसाइड करना है, रियासत को डिसाइड करना है कि उन्होंने कितनी बातें माननी है और किस तरीके से करना है। लेकिन अदरवाइज आई थिंक ह्यूमन राइट, लेकिन जो अपना एक ये जो मुनीब वगैरह ने और बाकी सब ने भी बात की है, देखिए अली ना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो मेरे ख्याल में FATF की डिमांड इस तरह की नहीं होगी, यानी कि फेयर ट्रायल और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्योंकि वो तो खुद इस चीज को, यूरोप और ये बाकी सारे जो ममालिक हैं, ये इस चीज पे बड़ी बात करते हैं, फेयर राइट टू फेयर ट्रायल, ह्यूमन राइट्स और ये वाली चीजें। तो फिर आई डोंट नो कि इसके अंदर इस तरह की डिमांड है तो क्यों है। ठीक है जी, हमारे तमाम तज्जियाकारों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया इस सवाल के ऊपर, इस मामले के ऊपर, लेकिन एक चीज़ जो सबने मुश्तरका तौर पे कही है अपने जवाबात में, वो ये है कि हुकूमत को ये ज़रूर वाज़े करना चाहिए कि FATF की तरफ से वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं, नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर ये अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है। तो जी इसी नोट के ऊपर हम साइन ऑफ करेंगे आज का प्रोग्राम। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए।